साल 1501 में फ्रांस के शहर लामातीन को दिखाने से इस फिल्म की शुरुआत हुई, जहां पे हम लामातीन शहर के महाराज के बेटे जुटैन को देखते हैं, जिसके साथ उसका काफी अच्छा दोस्त नैरो मौजूद था। दोस्तों, नैरो पूरे फ्रांस के अंदर सबसे काबिल हत्यारा होता है। उन दोनों को रेगिस्तान के अंदर काफी ज्यादा गुंडों ने घेर लिया, लेकिन नैरो ने राजकुमार के साथ उन गुंडों का बहुत डट के मुकाबला किया और उन सबको चुन चुन कर जान से मार डाला। जब लड़ाई खत्म हो जाती है, तब राजकुमार नैरो को उठने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो पता नहीं क्यों नैरो ने अचानक से राजकुमार के बगल के अंदर छुरा घोंप दिया, जिससे राजकुमार की खून बहने की वजह से ही मौत हो जाती है। दोस्तों, नैरो ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर लामातीन शहर के अंदर राजकुमार के मरने की वजह से अब एक फ्यूनरल रखा जाता है। उस फ्यूनरल के अंदर होर्टनीस नाम की राजघराने की लड़की काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, होर्टनीस के पिता का नाम रोशमोर्ट, जबकि राजकुमार के पिता का नाम सेबेस्टियन होता है। राजकुमार के पिता और होर्टनीस के पिता आपस में भाई थे। अब राजकुमार के पिता रोशमर्ट से बड़े थे, इसीलिए लामातीन के राजा वो होते हैं, लेकिन रोशमर्ट काफी ज्यादा बुरा आदमी होता है। रोशमर्ट ने ही नैरो को पैसे दिए थे कि तुम राजकुमार को मारो, ताकि होर्टनीस राजकुमार से शादी ना कर पाए। रोशमर्ट का प्लान था कि वो होर्टनीस की शादी अपने जैसे ही एक और बड़े शहर, जिसका नाम है सिगुएरो, उसके राजकुमार के साथ करवाए, जिससे रोशमर्ट की ताकत और पैसा डबल हो जाएंगे। लेकिन होर्टनीस ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए रोशमर्ट ने सबसे छुपकर नैरो को पैसे दिए और राजकुमार को जान से मरवा दिया। यहाँ हम देखते हैं सेबेस्टियन को, जो नैरो के पास आता है और उसे पूछने लगा कि बेटा, मेरा बेटा आखिरी लम्हों के अंदर तुम्हारे पास ही था, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो आखिरी पलों के अंदर किस हाल में था? नैरो कहता है, राजकुमार काफी ज्यादा बहादुर आदमी थे, जैसा कि आप सभी को पता था। उन्होंने वहाँ पर मौजूद अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा, लेकिन एक बेगैरत दुश्मन झाड़ियों के अंदर ही छुपा हुआ था, जिसने राजकुमार की पीठ पर वार करके उन्हें जान से मार डाला। ये सुनते ही सेबेस्टियन और होर्टनीस काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इतने में वो फ्यूनरल खत्म हुआ और हम देखते हैं रोशमर्ट को, जिसने नैरो को सोने के सिक्कों से भरी हुई एक छोटी सी पोटली दी और कहा, याद रहे ये राज राज ही रहना चाहिए। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं काफी बड़े चर्च का सीन, जहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स लगातार किसी रहस्य के बारे में खोज कर रहे होते हैं, मगर तभी उन्हीं में से एक स्टूडेंट को वो चीज मिल जाती है जिसके बारे में उन्होंने दिन रात एक कर दी होती है। वो तुरंत ही उस बुक के पेज को उस चर्च के सबसे बड़े फादर के पास लेके गया। फादर ने कहा, बेटा, तुमने वो कर दिखाया है जो हमारे काबिल फादर भी नहीं कर पाए, इसलिए तुरंत ही गॉड से प्रे करना स्टार्ट कर दो और गॉड को इस राज का पर्दाफाश करने पर शुक्रिया अदा करो। वो लड़का जैसे ही प्रे करने के लिए नीचे झुका, तो पीछे से फादर ने उस पर हमला करके उसे जान से ही मार डाला और तुरंत से उस राज को छुपा लेते हैं। दोस्तों, वो राज क्या था, इसके बारे में हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अगले ही पल हम देखते हैं लामातीन शहर में, जहाँ पर अब रात हो चुकी थी। शहर के बाहर ही एक आंख वाली औरत आती है। दोस्तों, वो औरत कोई आम इंसान नहीं है, वो काफी खतरनाक जादूगरनी है और वो यहाँ लामातीन में आई है, तो उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। अगले ही पल हमने देखा रोशमर्ट को, जो अपने ऑफिस के अंदर बैठा एक सेब को खाने लगा। उसने जैसे ही सेब को पकड़ा और उसकी पहली बाइट ली, तो उसने देखा कि सेब के अंदर तो कीड़े पड़ रखे हैं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके सामने वही एक आंख वाली जादूगरनी आ जाती है और फिर वो सीन वहीं पर खत्म हो गया। अगले ही पल हम देखते हैं नैरो को, जो अपने घर से बाहर आता है, लेकिन उसके सामने ही उसी के दोस्त खड़े होते हैं। नैरो ने कहा, चलो आओ कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन वो दोस्त कहने लगे, नैरो, तुम्हें रोशमर्ट ने बुलाया है। ये सुनकर नैरो काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि रोशमर्ट ने इस तरह उसे कभी नहीं बुलाया था। लेकिन खैर, नैरो उन सभी दोस्तों के साथ रोशमर्ट के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसी एक आंख वाली जादूगरनी को, जो रोशमर्ट के बगल में ही खड़ी थी। रोशमर्ट कहता है, ये जादूगरनी कह रही है कि तुम्हारे बड़े भाई यानी सेबेस्टियन का मरना पक्का है। ये सुनकर नैरो और वहाँ पर मौजूद नैरो के सभी दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। रोशमर्ट ने कहा, अरे अभी तो हैरानी की बात मैंने बताई ही नहीं। सेबेस्टियन को तो मरना होगा, लेकिन तुम में से किसी एक के हाथों मरना होगा। अब वो ये जादूगरनी चूज करेगी कि सेबेस्टियन को मारने वाला कौन होगा। ये सुनकर उन सब के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो सीन भी कट हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं लामातीन शहर के अंदर, जहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी घंटियां बजना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये घंटियां तभी बजती थी जब राजघराने के अंदर किसी न किसी की मौत हुई हो। तभी हमने देखा नैरो को, जो अपने भाई सलीबा के कमरे में आता है। उसने तुरंत ही सलीबा से पूछा, बताओ, उस जादूगरनी ने तुम्हें चुना था, तो तुमने इतनी हाई सिक्योरिटी के अंदर बिना किसी तगड़े प्लान के सेबेस्टियन को सबके सामने मार कैसे दिया? सलीबा कहता है, भाई मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने कमरे से टेलीपोर्ट होकर सेबेस्टियन के कमरे के अंदर पहुंच गया। बस मुझे इतना करना था कि सेबेस्टियन के पेट के अंदर छुरा घोंप रहा था और वो मैंने कर दिया। जिस पर नैरो कहता है, शाबाश। लेकिन तभी नैरो को महसूस हुआ कि सलीबा की हालत कुछ खास ठीक नहीं लग रही। वो पूछते, सलीबा, आखिर तुम्हारी सेहत ठीक तो है ना? जिस पर सलीबा कहता है, देखो भाई, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जादूगरनी और उसके जादू से दूर रहना। इतना कहते ही सलीबा
सलीबा को काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसने जैसे ही अपने मुंह के अंदर देखा तो वो ये देख हैरान हो गया क्योंकि उसका दांत पलक झपकते ही उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ये देखकर नैरो और सलीबा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नैरो कहता है भाई तुम यहीं पे रुको, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मदद लेके आता हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं फ्यूनरल का सीन, जहाँ पर सेबेस्टियन की लाश अब सभी लोगों के सामने पड़ी होती है। जब उसका फ्यूनरल खत्म हुआ तो नैरो ने रोशमर्ट से पूछा, देखिए मेरे भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उसके लिए जल्द से जल्द दवा का इंतजाम करना होगा। रोशमर्ट कहता है देखो नैरो, मुझे पता है कि सलीबा की हालत उस जादूगरनी के जादू की वजह से खराब हो रही है। इस बात का मुझे पहले से पता था। जादूगरनी कह रही थी कि सेबेस्टियन को मारने नैरो जाए, लेकिन देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को चुना। नैरो कहता है प्यार करते हो या नफरत? आखिर सलीबा भी तो मेरा ही भाई है ना, अगर उसके लिए जल्दी ही कुछ न किया गया तो वो मारा जा सकता है। रोशमर्ट कहता है देखो नैरो, तुम आज रात मेरी शाही दावत के अंदर आना, मैं वहीं पे तुम्हें उसका इलाज बता दूंगा। इतना कहते ही रोशमर्ट वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नैरो को, जो शाही घराने के अंदर दावत के अंदर जाने के लिए खाने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे कांटे चमची से खाना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके प्रैक्टिस के दौरान ही रोशमर्ट की बेटी होटनिस उसके पास आ जाती है। होटनिस कहती है नैरो देखो, मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि मेरे पिता ने ही राजकुमार की जान ली है। मैं बस तुमसे ये पूछने आई हूँ कि क्या वो तुम ही थे जिसने राजकुमार को मारा? नैरो कहता है देखिए आपको कोई गलत फहमी हो रही है, भला मैं राजकुमार की जान क्यों लूंगा? होटनिस ने कहा वो इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हें ऐसा करने की काफी अच्छी खासी रकम दी थी। जिस पर नैरो चुप हो जाता है। फिर वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं शाही दावत को, जहाँ पर सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर होटनिस भी बैठी खाना खाने की बजाय सिर्फ एक जगह घूरी जा रही थी। रोशमर्ट भी ये सब कुछ देख लेता है और वो गुस्से में आकर होटनिस को बुरा भला कहने लगा। रोशमर्ट कहता है खाना खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन तुम्हारी शादी तो सिग्वेर के राजकुमार से ही होगी। लेकिन होटनिस अपने पिता को सबके सामने कहने लगती है शादी हो जाने के बाद सिग्वेर के राजकुमार को भी मरवा डालना और उनकी दौलत भी खुद ही हड़प लेना। जिस पर रोशमर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने होटनिस के साथ सभी लोगों को दावत छोड़कर ही वहाँ से दफा हो जाने का कह दिया। जब नैरो वहाँ से जाने लगा तो रोशमर्ट ने उसे वहीं पे बैठे रहने का कहा। रोशमर्ट कहता है देखो नैरो, एक आंख वाली जादूगरनी यहाँ एक बहुत ही खास मकसद से आई थी। मैंने उसे नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद यहाँ आ चली, इसलिए उसने मुझसे एक बहुत ही बेशकीमती चीज मांगी। नैरो कहता है वो क्या? रोशमर्ट कहता है मैंने उसे वो बेशकीमती चीज देने के बदले अपना एक बहुत बड़ा काम करवा लिया। वो काम ये कि जादूगरनी ने सेबेस्टियन को जान से मार डाला और अब लामातीन का राजा मैं हूँ। इस काम के बदले में मुझसे बेशकीमती चीज तुम्हारी जान मांगी गई। नैरो ये सुनते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नैरो कहता है आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने तो कहा था कि आप मेरे भाई सलीबा की मदद करोगे, लेकिन आपने तो कितना घटिया काम कर डाला। जिस पर रोशमर्ट हंस के जवाब देता है देखो नैरो, मुझे पैसे के लिए अगर अपनी बीवी या अपनी बेटी को भी मारना पड़ता तो मैं बिना कुछ सोचे ही उन्हें मरवा डालता। नैरो कुछ कह पाता इससे पहले ही वहाँ पर एक आंख वाली जादूगरनी आ जाती है और तुरंत ही एक जादुई हार को नैरो के गले के इर्द गिर्द बांध डालती है और उस हार को आहिस्ता आहिस्ता करके तंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता करके नैरो को सांस आना बंद हो गई और नैरो 1 मिनट के अंदर अंदर ही बेहोश हो जाता है। जब नैरो की आंख खुली तो उसे उल्टा लटकाया गया था। उसके सामने एक आंख वाली जादूगरनी मौजूद थी जो उन सबको कहती है मैं यहाँ पर नैरो की जान लेने आई हूँ। दोस्तों वो नैरो की जान क्यों लेना चाहती है इस चीज का भी हमें आगे चल के पता चलेगा। उसने जैसे ही नैरो की जान लेने के लिए नैरो की बाजू पर मौजूद वेन को काटा तो उसे तुरंत ही पता चल गया कि नैरो की एक बेटी भी है और उसे नैरो को मारे बिना ही नैरो की बेटी को मारना होगा, तब जाके उसका मकसद पूरा होगा। ये सब कुछ जान लेने के बाद वो एक आंख वाली जादूगरनी नैरो को कहती है कि मेरा नाम है बोरजान और मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। लेकिन नैरो कहता है मुझे तो पता तक नहीं कि मेरी कोई बेटी भी है। जिस पर बोरजान ने कहा मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे खून ने मुझे बता दिया कि आज से 16 साल पहले तुम्हारी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था, इसीलिए तुम जितना जल्दी अपनी बेटी का पता बता दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इतना कहते ही बोरजान वहाँ से चली जाती है। रोशमर्ट ने अपने आदमियों को कहा नैरो को बंदी बना लो ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी का पता बता दे। अगले सीन में हम देखते हैं नैरो को जो जेल के अंदर मौजूद उस हार को लगातार निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल नाकाम जाती है। तभी वहाँ पर सलीबा आया और नैरो की हथकड़ियों को खोलकर उसे वहाँ से जाने का कहने लगा, लेकिन नैरो कहता है जल्दी से इस हार को भी निकाल दो। सलीबा और नैरो ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो हार तो टस से मस तक नहीं हुआ। सलीबा कहता है देखो इस हार को बाद में निकाल लेना, फिलहाल तुम्हारी जान का बचना बहुत जरूरी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। नैरो जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तब सलीबा को बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया, उसे काफी शदीद खांसी भी आने लगी। नैरो कहता है सलीबा भाई तुम ठीक तो हो ना? सलीबा ने कहा नैरो मेरा बचना इम्पॉसिबल है, इसलिए मेरी फिक्र मत करो और जाओ जाके अपनी बेटी को बचाओ। अब नैरो सलीबा को इस हाल के अंदर छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने दिल पे पत्थर रखकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नैरो
को, जो सुबह होते ही होरेस नाम के एक पादरी के पास आता है। वो होरेस से कहता है, देखो मेरी बेटी कहाँ है। होरेस ने कहा, काफी जल्दी याद आ गई तुम्हें। नेहरू ने कहा, चलो याद आ तो गई ना। होरेस कहता है, वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। नेहरू ने कहा, वो मेरी बेटी है और तुम मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जल्द से जल्द मेरी बेटी को मेरे सामने ले आओ। इसलिए अब ना चाहते हुए भी होरेस ने नेहरू को अंदर आने की परमिशन दे दी। होरेस कहता है, आज इतने सालों बाद तुम्हें पहली मर्तबा अपनी बेटी की याद आई है, तो वजह तो कुछ खास ही होगी। क्या उसकी शादी किसी बड़े राजकुमार से करवाना चाहते हो क्या? जिस पर नेहरू को गुस्सा आ गया और नेहरू होरेस के गले पर चाकू रख देता है। नेहरू कहता है, देखो तुम्हें जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, मुझे पहले से पता है कि तुम उस चीज पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी बात का यकीन तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने जादू को देख कर आया हूँ। जिस पर होरेस अब फाइनली उसे अपनी बेटी से मिलवाने के लिए ऊपर ले आया। होरेस ने एक दरवाजा खोल के कहा, जाओ तुम्हारी बेटी अंदर ही है। नेहरू जैसे उस कमरे के अंदर गया तो होरेस ने तुरंत ही बाहर से नेहरू को लॉक कर दिया। नेहरू उसे बहुत समझाता है कि देखो मेरी बेटी काफी ज्यादा खतरे में है, लेकिन होरेस नेहरू की एक भी बात का यकीन किए बिना ही वहाँ से नीचे आ गया। जहाँ पर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने बोरजान खड़ी थी। बोरजान कहती है, मैं यहाँ पर नेहरू की बच्ची पेरला से मिलने आई हूँ। जिस पर होरेस उसे अंदर तो ले आता है, लेकिन उसे शक हो गया था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है, क्योंकि उस औरत को कैसे पता कि नेहरू की एक बेटी भी है, क्योंकि इस बात का तो सिर्फ नेहरू और होरेस के अलावा और किसी को नहीं पता था। जैसे ही होरेस ने जरा चालाकी करने की कोशिश की तो वो जादूगरनी उसे एक ही झटके के अंदर बेहोश कर देती है। या दूसरे सीन में हम देखते हैं नेहरू को, जो अब आखिरकार उस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। उसने दूसरे कमरे में मौजूद बच्चों को उठाकर पूछा कि यहाँ पर पेरला नाम की बच्ची कहाँ है, जिस पर उन्होंने नेहरू को पेरला का कमरा दिखा दिया। नेहरू ने तुरंत ही पेरला के पास आकर उसे अपने साथ चलने का कहा। पहले तो पेरला समझ नहीं पाई कि ये आदमी कौन है, लेकिन नेहरू उसे बता पाता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इससे पहले ही पेरला डर के मारे छत की तरफ भाग जाती है। नेहरू भी उसका पीछा करते करते छत पर पहुँच जाता है। यहाँ हम देखते हैं बोरजान को, जो उन दोनों का पीछा करते करते खुद भी छत तक आ चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ पर नेहरू और पेरला में से कोई नहीं दिखाई देता। तभी हमें पता चला कि नेहरू ने पेरला के मुंह पर हाथ रखा हुआ है और उसे एक जगह पर छुपा रखा है, जिससे बोरजान उन्हें ढूंढ नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं होरेस को, जिसने आज पहली मर्तबा अपनी आंखों से जादू को देखा था। इससे पहले तो वो सब कुछ किताबों में ही पढ़ता आया था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सभी किताबों को उठाकर देखना शुरू कर देता है कि कहीं उसे जादू के बारे में कोई ना कोई क्लू मिल जाए, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाती और वो सीन भी कट हो गया। या दूसरी तरफ हमने देखा सलीबा को, जो बेचारा अब तड़प तड़प के मारा जा चुका था। तभी वहाँ पर रोशमट आया, जो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि इस पर जादूगरनी का ही असर हुआ है। उसने अपनी साथी से कहा, इसकी लाश को आम लोगों के सामने ना लाया जाए और इसकी लाश को ताबूत के अंदर डालकर महफूज कर लिया जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोशमट को, जो अपने सभी साथियों के साथ अपने महल के अंदर बैठा होता है। उसके सामने ही जादूगरनी भी खड़ी थी। जादूगरनी रोशमट से कहती है, अपने सभी आदमियों को बोलो लामातीन का चप्पा चप्पा छान मार कर नेहरू को ढूंढ निकाले, वरना तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। रोशमट कहता है, हमारी तलाश जारी है, जैसे नेहरू का पता चलेगा सबसे पहले वो तुम्हारे सामने ही लाया जाएगा। इतने में ही वहाँ पर नेहरू खुद उनके सामने आ गया। नेहरू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लेकिन बोरजान उसकी एक भी सुने बिना ही उसके गले में जो ब्रेसलेट था उसे तंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे नेहरू का फिर से दम घुटना स्टार्ट हो गया। नेहरू कहता है, अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया तो पेरला जिन आदमियों के पास है ना, वो उसे जान से मार डालेंगे। पहले तो बोरजान पर इस चीज का कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने नेहरू को फ्री कर दिया। नेहरू तुरंत ही बोरजान के पास आया और उसे कहने लगा, देखो मैं पैसों के लिए किसी को भी बेच सकता हूँ, मुझ में और रोशमट में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, इसलिए तुम अगर मुझे अच्छी खासी रकम दोगी या रोशमट से काफी ज्यादा पैसा दिलवाओगी तो मैं तुम्हारे कहने पे खुद ही पेरला को मार डालूंगा। वैसे भी वो मुझे कल ही तो मिली है। लेकिन नेहरू ने कहा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, पहले तो मेरी जान के पीछे पड़ी थी, अब मेरी बेटी पेरला की जान के। ना तो हम कोई राजा महाराजा हैं और ना ही हम तुम्हारे दुश्मन, तो तुम हमें आखिर मारना क्यों चाहती हो? बोरजान ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बता भी दूंगी तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन असलियत में तो नेहरू की ये चाल थी दोस्तों। नेहरू ने बोरजान को बातों में उलझाने के बाद तुरंत ही अपनी बाजू में से एक कांटा निकाला और बोरजान के गले पर काफी ज्यादा वार करके उसे जान से मार डालता है। वहाँ पर मौजूद सब लोग ये नजारा देखकर काफी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि जादूगरनी को कोई नहीं मार सकता, लेकिन नेहरू ने तो कुछ ही मिनटों के अंदर जादूगरनी की कहानी खत्म कर दी। नेहरू को पता था कि रोशमट अब उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए नेहरू वहाँ से खुद ही छलांग लगाकर भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं होरेस को, जो अब काफी ज्यादा किताबें पढ़ने के बावजूद भी बोरजान के जादू के बारे में कुछ भी समझ न पाया। इसलिए होरेस ने फैसला किया कि वो पेरला को सिग्वेर ले जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिग्वेर के अंदर ही फ्रांस का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नॉलेज वाला चर्च मौजूद है। वहाँ के फादर इस जादू का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे। इसी के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। जैसे सुबह हुई तो हम देखते हैं नेहरू को, जिसके पास होरेस आके वहाँ से उठने का कहता है। होरेस कहता है, देखो मुझे माफ करना, मुझे लगा कि शायद तुम अपनी बेटी को बेचने आए हो, इसलिए मैंने
तुम पे शक किया। जिस पर नेहरू कहता है चलो कोई बात नहीं, खैर अब तुम मेरी बेटी को रख सकते हो क्योंकि जादूगरनी तो मर गई। ये सुनते ही हुरैस हैरान हो गया। हुरैस कहता है देखो नेहरू तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नेहरू कहता है ज्यादा बक बक मत करो, जब मैंने तुमसे जादूगरनी के बारे में कहा था तो तुम कह रहे थे कि ये सब कुछ झूठ है, और देखो जादूगरनी असल में थी ना, और इस बार तुम फिर से झूठ कह रहे हो। मैंने अपने हाथों से उस जादूगरनी को मारा है। हुरैस कहता है उस जादूगरनी को कोई नहीं मार सकता, अगर तुम उसका गला काट दोगे तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी, इसलिए मेरी मानो तो हमें तुम्हारी बेटी को लेकर सिग्वैर जाना होगा, वहीं पर ही तुम्हारी बेटी को बचाया जा सकता है। इसलिए हुरैस नेहरू को लेकर उस जगह पर आ गया जहाँ पर पैरला रहती थी। नेहरू जैसे ही पैरला के पास पहुंचा तो पैरला ने उस पर चाकू से हमला करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नेहरू भी कुछ कच्चा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए वो पैरला के हर एक वार से बच जाता है। नेहरू ने कहा पैरला देखो बेटा शांत हो जाओ, अब तुम्हारी मदद कोई आए हैं और मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनते ही पैरला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। दोस्तों पहले तो पैरला को अपने पिता पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उसे काफी ज्यादा खुशी भी होती है क्योंकि आज 16 साल बाद उसका पिता उससे मिलने आया था। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो तीनों लामातीन से बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि लामातीन के हर द्वार पर काफी कड़ी नाकाबंदी थी, जैसे उनका यहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल था। इसलिए नेहरू ने पैरला का हाथ पकड़ के कहा मुझे एक शॉर्टकट पता है, इसलिए मेरे पीछे पीछे आओ और देखो हम लामातीन से बाहर होंगे। तभी नेहरू ठीक वहाँ पर आया जहाँ पर राजघराने की बग्गियां खड़ी होती है। उन तीनों ने तुरंत ही बग्गी के अंदर बैठकर वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी, मगर वो कुछ भी कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर रोशमर्ड का सेनापति लोथार आ जाता है। लोथार ने हुरैस से कहा आज राजकुमारी होर्टनीस सिग्योर की तरफ रवाना होगी, इसलिए अपने घोड़े तैयार करो और जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। ये सुनते ही नेहरू हैरान हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसे खुशी भी हुई क्योंकि वो भी तो सिग्वैर ही जाना चाहते थे। दोस्तों हुरैस घोड़ों को लेकर बाहर आ जाता है। होर्टनीस जैसे ही बग्गी के अंदर चढ़ी तो तुरंत ही नेहरू ने उसे पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। नेहरू ने ये काम इतनी सफाई से किया कि बाहर खड़े हुए रोशमर्ड और सेनापति लोथार को भनक तक नहीं हुई। वो जैसे ही शहर से बाहर निकले तो तब जाके नेहरू होर्टनीस को फ्री करता है। नेहरू कहता है अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जिस पर होर्टनीस अब ना चाहते हुए भी चुप करके बैठ जाती है। फिर वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बोरजान की डेड बॉडी को, जिसके पास दो लुटेरे आते हैं। उनको लगा शायद बोरजान के पास कुछ ना कुछ काम का सामान जरूर होगा, इसलिए उन्होंने जैसे ही बोरजान का बैग खोला तो वो ये देख हैरान हो गए क्योंकि बोरजान के बैग के अंदर पत्थर और कुछ हड्डियां मौजूद होती है। इतना कम नहीं था कि उन्होंने देखा कि बोरजान की बॉडी के अंदर अब कीड़े पड़ चुके हैं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोरजान जिंदा होकर उन दोनों को पलक झपकते ही जान से मार डालती है। और इसी के साथ सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों नज़ले जुकाम की वजह से मेरी आवाज काफी ज्यादा खराब है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।